आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद केके में। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हमने 68 तक क्वेश्चन है वो सेट 1 के कर लिए थे। हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है क्वेश्चन सीरीज़ की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के या यूट्यूब चैनल के लिंक पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि ये पीटीआई ग्रेड सेकंड में जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके ऑप्शन है, वह शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करें, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए, वह अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें। क्वेश्चन है, अपने शिष्य के प्रति संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। इसमें देखिए यहाँ तो बिल्कुल ही तो कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास का है तो माता पिता का स्थान इसमें कोई मतलब क्वेश्चन में नहीं बनता। दूसरा है अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा संवेगात्मक, मतलब बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट करना है, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर बी है वो सही हो जाएगा 69 का। और शरारत के प्रति ये भी नहीं होगा, और चुनिंदा शिष्यों ये तो नेगेटिव बिल्कुल ही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ये सीटेट लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। ऑप्शन है, सहयोग की भावना, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को, ठीक है, तो यहाँ पे सही और गलत का मतलब तो नैतिकता की बात आ गई, और सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में चिंतन प्रक्रिया को, इसमें तर्क के साथ बात शामिल की गई है, तो नैतिक भी है और तर्कणा भी, तर्क भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही 70 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की उपेक्षा करता है, ये इसमें नहीं हो सकता, उपेक्षा कभी नहीं करता। ठीक है, तीसरा है, मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों और नियमों का निर्धारण नहीं करता, ये भी गलत है, करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी की केवल, यहाँ फिर केवल शब्द आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर इसमें यहाँ पे और रट कर याद करने में मदद करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जो इंडिविजुअल है या निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं, निम्नताओं का मतलब जो व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से नहीं कुछ कर पाता, अयोग्यता कह सकते हो, दुर्बलता कह सकते हो, और शिक्षा की समस्याओं के हलों से गहन रूप से संबंधित है, तो यहाँ ये बात बहुत अच्छी बात कही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, बार बार बहुत से एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसमें आत्मा का अध्ययन त्याग दिया है, चेतना का अध्ययन ये भी त्याग दिया है, मस्तिष्क का अध्ययन ये भी त्याग दिया है, तो मानव व्यवहार का जो शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन है, यहाँ व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है। ठीक है, तो व्यवहारवाद हमारे वाटसन वुडवर्थ थे, तो मानव व्यवहार का जो विज्ञान है आधुनिक युग में, इसकी जो सही बात है वो करता है, तो ऑप्शन इसका बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान ने बाकी सभी चीज़ों का त्याग कर दिया, आत्मा का भी त्याग हो गया, चेतना का त्याग भी, मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया, और वर्तमान में व्यवहारिक विज्ञान है या व्यवहार के रूप में परिभाषित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सही आंसर बताइए कौन सा होगा। ए बी सी 3 ऑप्शन है इसके अंदर, तो तीनों में से आपका जो सही उत्तर है वो आपको मिल जाएगा, कौन सा सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों का हमें उनकी योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित कराता है।
तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव छांटे भी कौन सा है तो सही है, मतलब कथन सही कौन सा है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा परिस्थितियों तक सीमित नहीं है बल्कि कक्षा के बाहर भी सीमित है, तो ये तो ठीक बात है। शिक्षा मनोविज्ञान दूसरा देखें, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताओं सीमाओं से परिचित करवाता है, ये बात भी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता, तो ये तो बताता है, तो ये ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका उत्तर है, मतलब ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए सही नहीं है, मतलब ए उत्तर आ जाएगा हमारा। 74 देखिए भाई, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है पेपर में, और हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा भी है। इस शब्द के बारे में व्यवहार जहाँ पे नाम आता है तो हमें वाटसन और वुडवर्थ दो की याद आती है, दोनों ही व्यवहारवादी हैं। और ये कथन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन तो फिर वाटसन का हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही दोनों ए और सी है, दोनों जो ऑप्शन हैं दोनों ही व्यवहारवाद के हैं, वुडवर्थ भी और वाटसन भी। लेकिन जो कथन है, ये सटीक जो बात है किसने कही थी, वो वाटसन ने कही थी। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए हमें मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी का जो ज्ञान है, नॉलेज है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें किसी समस्या के बारे में कारण का या समस्या के कारणों के बारे में पता लगाने, तर्क के साथ उसका समाधान करने, तो शिक्षक के लिए भी ज़रूरी है, उनके माता पिता के लिए, बच्चे के लिए भी ज़रूरी है, और विद्यालय के प्रशासक यानी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए। क्योंकि इसमें जो केंद्र बिंदु बच्चा रहता है और बच्चे को ध्यान में रख करके ही जो शिक्षण है वो करवाया जाता है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब स्कूल के जुड़े हुए सभी लोग जो बच्चे के इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे शिक्षक है, उसके माता पिता है या मैनेजमेंट है, तो सब इसको सबके ज्ञान के लिए उपयोगी है, तो मनोविज्ञान है। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो ये क्वेश्चन तो देखिए जो मनोविज्ञान ने मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया, चेतना का भी कर दिया, आत्मा का भी कर दिया, तो मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, वो है इसका सही उत्तर। लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है, 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपको पता भी है, तो इसका सही उत्तर है वो आत्मा, आत्मा, और लोगोस का मतलब विज्ञान, ठीक है। साइको प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलके बना है आत्मा का विज्ञान, ठीक है। साइको का मतलब हो गया, यहाँ पे आत्मा शब्द लिया गया है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, आदत का। तो 78 का, तो व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन करना है, यानी मानव व्यवहार के जो कारणों का पता लगाता है वो वैज्ञानिक अध्ययन के दायरे में आता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कहीं आप व्यवहार कर दो इसका, तो व्यवहार का पता नहीं लगाता, तो ये मानव व्यवहार के का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक कारणों से अध्ययन करता है, ये वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करता है, ठीक है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी होता है क्योंकि वह उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारण में, शिक्षार्थी को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। ऑप्शन कौन सा सही होगा 79 का? आई होप आपने अनुमान लगा लिया होगा। बाकी देखो ऑप्शन सारे ही सही है, उद्देश्य निर्धारित करने में जरूरी है, पाठ की विषय वस्तु तय करने में भी जरूरी है, सहायक शिक्षण सामग्री काम लेने में भी जरूरी है, लेकिन विद्यार्थी को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सही इसका उत्तर है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बाकी सारे पॉइंट है इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा, पलायन। कौन सी मूल प्रवृत्ति, ठीक है, बच्चों को सीखने के लिए? तो सीखें बच्चे सबसे अच्छे से कब सीख पाएंगे? जब बच्चे इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे, जानने की इच्छा रखेंगे, तो तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो अभिप्रेरित मोटिवेशन बच्चों को यहाँ से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्ति है जो जिसको हम
आंतरिक अभिप्रेरणा कह सकते हैं। एक तो बाह्य प्रेरणा है, जिज्ञासा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसके अंतर्गत बच्चे हैं वो अच्छे से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 81, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षक की अनुपस्थिति, शिक्षा के गिरते स्तर, विद्यालय में बच्चों को कम नामांकन, शैक्षिक पिछड़ापन। क्वेश्चन है कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ठीक है, तो इसमें जो 81 का सही उत्तर हो जाएगा वो शैक्षिक पिछड़ापन हो जाएगा। यानी हमारे समाज में कह लीजिए या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है, जो शैक्षिक क्रांति है वो सही रूप से नहीं आई, यानी सब लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। तो शिक्षा का गिरता स्तर है वो कारण यही है। विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन का कारण भी यही है। शिक्षकों की अनुपस्थिति ये कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हर विद्यालय में शिक्षक है वो लगभग पूरे हैं, या जहाँ पे शिक्षक है वहाँ भी तो बच्चों की संख्या कम है। तो इसका मतलब है लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति है वो नहीं है। ठीक है, शैक्षिक पिछड़ापन है। और यही कारण हम लगा सकते हैं विद्यालय में अध्यापकों की जो अनुपस्थिति है, शिक्षकों की कमी है, वो शैक्षिक पिछड़ापन के कारण है। क्योंकि समाज में जब तक अच्छे टीचर नहीं आएंगे तो स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 82 देखिए, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह कौन सा होता है? जो उसकी प्रशंसा करता है, जो प्रश्न पूछता है, जो शांतिपूर्वक सुनता है, जो सदा आज्ञा पालन करता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर तो बहुत अच्छा है। देखिए अध्यापक ये नहीं चाहेगा कि सारे बच्चे उसकी प्रशंसा करें और लगातार प्रशंसा करते जाए। शांतिपूर्वक सुनने वाला बच्चा भी अच्छा नहीं होता, सदा आज्ञा पालन करता रहे, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन जो बच्चा प्रश्न करता है, क्वेश्चनिंग करता है कक्षा के अंदर, वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है और अध्यापक है सबसे ज़्यादा उसी को पसंद करता है। अच्छा अध्यापक वही होता है तो बच्चे के जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, उसके सवाल पूछने का जो कौशल है, क्वेश्चन करने का जो कौशल है, उसको बढ़ावा दे। और हर अध्यापक चाहता है कि उसके क्लास में बच्चे है वो क्वेश्चनिंग करे। तो जो छात्र प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, अध्यापक है उसकी प्रशंसा हमेशा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह, यानी पाठ योजना जो पद है, ये पाठ योजना का जो नाम है वो किसने दिया है? ठीक है, ये पाठ योजना किसकी देन है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, J.F. हर्बर्ट की देन है ये भी। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, पाठ योजना किसकी देन है? J.F. हर्बर्ट की। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा। 84 का बाल विकास की दृष्टि से, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, अगला देखिए, विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, व्याख्यान विधि। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करें तो सामाजिक अभिव्यक्ति, इसका सामाजिकृत जो अभिव्यक्ति है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा। नाम से स्पष्ट है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगला है, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है, या इस विधि में जो मुख्य बात है वो क्या है? शिक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, समीपता द्वारा सीखना, खेल एवं करके सीखना। तो आई होप आप इसकी जो विधि है उसके माध्यम से ही इसका पता लग गया होगा। जो किंडरगार्टन है और इस विधि, ये विधि एक प्रकार से खेल विधि है। तो ये दो प्रकार की इसमें है, लोअर और अपर किंडरगार्टन। ठीक है, तो खेल एवं उनके द्वारा सीखना या खेल एवं करके सीखना जो है वो इस विधि के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना चाहिए। वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं करता। तीसरा है, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय क्रियाओं के या मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है। चौथा है, उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।
87 सही आंसर बताइए भी। क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण में कार्यों में प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए सीखने का क्षेत्र होता है, या प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक जो परिस्थिति होती है वो विद्यार्थी के सीखने के लिए सीखने का क्षेत्र होता है। तो ये तो ठीक, आगे देख लेते हैं इसको भी। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे कि गणित तथा भौतिक विज्ञान, ये भी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में से एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ सम्मिलित होती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की एक विधि है, विधियों में से एक विज्ञान नहीं है बल्कि एक अलग विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान तो एक एजुकेशन साइकोलॉजी एक अलग विषय है, अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान यहाँ नहीं है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है यहाँ गलत है। आगे देखिए, मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर व्यवहार का विज्ञान, पहले भी आया हुआ है। आगे देखिए 91 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से, ये 91 है भाई, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन एवं मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण, खेलों का प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया तो है, मापन मूल्यांकन भी है, पाठ्यक्रम निर्माण करना भी है, तो खेलों का प्रशिक्षण है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो 92 का आंसर जाएगा। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है वो खुद को समझना भी जरूरी है, बालक को समझना भी, शिक्षण विधियों के चयन में भी, तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया इसमें शामिल आ जाएगा। यानी उपयुक्त सभी एक प्रकार से ऑप्शन इसका है वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, इसका उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? 93 सही उत्तर बताइए भी। प्रयोग, केस अध्ययन, अवलोकन, क्षेत्र अध्ययन। कौन सी विधि एक व्यक्ति यानी इसको केस स्टडी बोलते हैं, केस अध्ययन कह दिए या केस स्टडी कह दिए। ठीक है, तो केस स्टडी विधि है ये। अगला देखिए, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति आधारित है प्रोजेक्ट पर, खेल विधि पर। ये तो अभी क्वेश्चन पीछे आया था, तो आई होप इसका उत्तर आप लोगों को पता लग गया होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, खेल विधि है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने कहा है विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, विद्यालय एक साधारण वातावरण है, विद्यालय एक तकनीक वातावरण है, विद्यालय एक अनौपचारिक वातावरण है। तो विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, ये जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय के बारे में। ठीक है, अगला है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? जीवन लेखन विधि, समकालीन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि, समाज विधि। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में लिया जाता है? तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि है इसकी। इसमें जो विकास के लिए उपागम का मतलब एक प्रकार से हम ले सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के इसमें हम प्रयोग करते हैं, अप्रोचेज लगाते हैं, में समान प्रयोज्यों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। तो दीर्घकालीन अध्ययन विधि इसको कहा जाता है। ठीक है, लंबे समय के लिए। ठीक है, अगला है, समाज मिति के जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बीवी अकोलकर, बी है जे.जी. होम, पी.वी. युंग और डी है मोरेनो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जे.एल. जो मोरेनो है वो समाजमिति के जन्मदाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आ जाएगा। और समाजमिति जो विधि है उसमें सामाजिकता की जांच है वो की जाती है। अगला है, वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है? कूट संकेतन, भूल भुलैया, वस्तु संकलन, ब्लॉक निर्माण।
प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है, मतलब भूल भुलैया टेस्ट ये होता है। ठीक है, एक खेल होता है जिसके माध्यम से हम पहले बिंदु से अंतिम बिंदु तक खेल के माध्यम से पहुंचते हैं। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रभुत्ववादी, प्रजातांत्रिक, अनुभूति, निष्क्रिय। बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है, इसमें प्रजातांत्रिक विधि होगी। ठीक है, जिसमें सबको समान अवसर मिले। ठीक है, अनुशासन के साथ रहने के लिए, कुछ भी करने के लिए सबको समान अवसर मिले, तो प्रजातांत्रिक जो प्रविधि है, प्रजातांत्रिक जो शासन विधि होती है, उसी के अंतर्गत हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, या इस प्रकार की चीज़ें वो सिखाई जा सकती है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है? शिक्षा का अभिकरण नहीं है घर, विद्यालय, संसद, मीडिया। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, संसद इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा शिक्षा का अभिकरण नहीं है? शिक्षा का। मीडिया का मतलब यहाँ सोशल मीडिया, जनसंचार का जो माध्यम है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी मीडिया का मतलब वहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान से है, इन्फॉर्मेशन से लिया गया है। ठीक है, विद्यालय और घर ये तो है ही है। अगला है, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है? प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण, चेकलिस्ट। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल करके नियंत्रित दशाओं का मतलब उसको एक विशेष प्रकार की कंडीशन है वो दी जाती है, उसके बाद उसके नियंत्रित दशाओं का मतलब हाँ प्रैक्टिकल करके कुछ चीज़ देखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है? निबंधात्मक प्रश्न, मिलान वाले, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के प्रकार के जो प्रश्न होते हैं। 103 का, तो इसमें वस्तुनिष्ठता का मतलब जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उसका उत्तर हम बिल्कुल बहुत ही विस्तृत और व्यापक रूप से देते हैं। उसमें वस्तुनिष्ठता का मतलब यहाँ टू द पॉइंट या सीमित शब्दों में जो मुख्य बात है उसी के इर्द गिर्द जो मतलब मुख्य धारा की जो बात होती है उससे उस शैली में भटक जाते हैं, तो ये इसमें कठिनाई रहती है निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में। तो बाकी इसमें बहुविकल्पीय में, मिलान करने वाले में, रिक्त उत्तर पालों में, इसमें टू द पॉइंट या डायरेक्ट रूप से उत्तर इसमें दिया जाता है। आगे है, एमिल नामक पुस्तक जिसमें एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का उल्लेख है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी एमिल पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो रूसो है भी इसके। तो एमिल के रचनाकार कौन है? रूसो। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। व्यवहारवाद, ये फिर आ गया, वॉटसन इसका उत्तर आ जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है? ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो 106 का जो सही उत्तर है वो आ जाएगा प्रश्नावली। ये श्री गंगानगर द्वितीय लेवल का जो तृतीय श्रेणी का जो पेपर है 2013 में, उसमें आया हुआ है प्रश्नावली। अगला है 107, किसमें पूर्व प्रस्तुति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत होने तक अध्ययन करता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अवस्था है जिसमें पूर्व प्रस्तुति काल, ठीक है, यानी गर्भावस्था के जो काल होता है पूर्व प्रस्तुति काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के अंत होने तक, यानी जो बाल मनोविज्ञान है, यानी जो मानव विकास की अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उस सारों का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये जो गर्भावस्था की जो बात है, पूर्व प्रसूति काल यानी बच्चे के जन्म से पहले की जो बात है, यानी शिशुअवस्था से पहले की जो बात है उसकी बात कर रहे हैं। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? बाल मनोविज्ञान में। शिक्षा का अधिकार उद्घोषित कब हुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 110वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत है, यानी मनोविज्ञान का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कुर्ट लेविन ने। किसने दिया था? कुर्ट लेविन। इसको क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्षेत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक संबंधित है
विकासात्मक अवस्था इससे भी है, बालक की सामाजिक अनुक्रिया इससे भी है, परिपक्वता अनुवांशिकता इससे भी है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता? 112 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। सामाजिक कौशल का विकास, नागरिकता की शिक्षा, समूह में समायोजन की क्षमता का विकास, संगीत विक्षमता का विकास। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा, ये नहीं आता, बाकी सारे इसमें शामिल हैं। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में सामाजिक कौशल का विकास, नागरिकता का विकास, समूह की शिक्षा, ये तो पहले से आता है, तो इसका ऑप्शन संगीत शिक्षा ये नहीं आएगा। समाज मिति विधि का मापन में प्रयोग किया जा सकता है, बुद्धि के, अधिक्षमता के, रुचि के, समूह संसंजकता की। तो देखिए समाज मिति या सामाजिकता की जो बात करते हैं तब इसका जो जिक्र आता है तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि यहाँ समाज का जिक्र हो रहा है। तो समूह संसंजकता का मतलब एक समूह की बात हो रही है, ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि के जन्मदाता। परियोजना विधि के जन्मदाता इनमें से कौन है? तो परियोजना जो विधि है वो किसकी है? किलपैट्रिक की है। किसकी है? किलपैट्रिक की। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल विधि का उपयोग किसके अध्यापन में किया होता है? ठीक है, या किस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? अंधे बालकों को, पिछड़े बालकों को, गूंगे या बहरे बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को। तो ब्रेल पत्ती है वो एक प्रकार के जो बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, जिनकी मतलब विजुअल जो क्षमता है वो कम होती है या बहुत ही कम होती है या कि न के बराबर होती है। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल पत्ती में जो अक्षर हैं वो किताबों के ऊपर उभरे हुए अक्षर होते हैं, मतलब जो छपे हुए अक्षर होते हैं वो मतलब जो सतह होती है बुक की उससे थोड़ा ऊपर की ओर होती हैं। जब बच्चा उनके ऊपर हाथ लगाता है तो उनको आभास होता है उन अक्षरों की बनावट है, जो अक्षरों की पहचान है वो उनको उनके ऊपर हाथ फेर करके या उनको छू करके वो महसूस करता है कि किस प्रकार की ध्वनि है, किस प्रकार का अक्षर है, तब वो उनको उनके उस हिसाब से छू कर पढ़ता है उन चीज़ों को। तो ब्रेल पत्ती में ये चीज़ होती है। तो ये अंधे बालकों को शिक्षा के लिए बनाई गई विधि है। 1909 में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक का निर्माण किया गया था। कहाँ पे या किसने? विलियम हिले, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, वाटसन। 1909 में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक का निर्माण है वो कहाँ किया गया था? सॉरी, किसने किया था? तो ये किया था विलियम हिले ने किया था। किसने किया था? विलियम हिले ने। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? निम्न में से किसी एक सही कथन को चुनिए, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक सही कथन है उसको चुनना है। शिक्षा का व्यापक अर्थ पूछा है। विद्यालय वातावरण की शिक्षा, निश्चित अवधि के पाठ्यक्रम में शिक्षा, बाल्यावस्था से परिपक्वता की शिक्षा, विभिन्न विषयों की पुस्तकों पर आधारित शिक्षा। तो देख यहाँ शिक्षा के दो अर्थ लिए गए, तो व्यापक अर्थ है और एक होता है संकुचित अर्थ। ठीक है, तो संकुचित अर्थ वो होता है जो हम बिल्कुल ही सीमित अवधि में, सीमित पाठ्यक्रम में और एक निश्चित अवधि के अंदर, खास करके जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, औपचारिक जो शिक्षा होती है उसको क्या कहा गया है? स्कूली शिक्षा खास करके कह सकते हो, जिसमें सब कुछ सीमित होता है, निश्चित समय, निश्चित बुक्स है, निश्चित टाइम पीरियड होता है, निश्चित एक स्थान पर दी जाती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, सब कुछ उसमें निश्चित होता है, जिसमें एक निश्चित समय अवधि के बाद जो मूल्यांकन है वो भी होता है। उसके आधार पर ही उसका जो है जो परिणाम है वो निकाला जाता है। तो वो तो होती है संकुचित शिक्षा। और व्यापक जो शिक्षा है, विस्तृत जो शिक्षा है, वो बिल्कुल शिक्षा का बहुत ही व्यापक गहरा अनौपचारिक शिक्षा जिसको शिक्षा कहते हैं, वो हमें घर से मिलती है, परिवार से मिलती है, अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों से मिलती है, कहीं से भी उसको सीख सकते हैं। वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है और वो हमें किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती, बल्कि हम खुद उसको अपने व्यवहार से, अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से, यानी कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं उस चीज़ को। तो वो एक प्रकार से ये हमें बाल्यावस्था से लेकर के परिपक्वता या जो एक तरह से मृत्यु तक इसको कह सकते हैं वो सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ। और इस शिक्षा का संकुचित अर्थ की अगर बात करें तो विद्यालय जो वातावरण है वहाँ पे, यानी स्कूल से संबंधित जो शिक्षा होती है वो इसको फॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं अभी, इतने ही क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं हम इस सीरीज़ में, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।